Assalamu alaikum my dear students. Once again welcome back to my education journey. My YouTube channel name is the MRK Academy. तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सिविक सब्जेक्ट इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर जो भी सिविक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फर्स्ट डैम श्योर क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द वेरियस साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो एग्जाम में डैम श्योर क्वेश्चन है। 100 आउट ऑफ 99% इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट ज़्यादा फोकस करिए, ये पहला आंसर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन एंड लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पॉइंट ही क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हिंदुस्तान का जो कानून बने वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिखा गया है, और लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब डीप कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा। फर्स्ट सेकंड पॉइंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ये जो प्रिपेयर किया गया है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिपेयर किया गया, और जिसको प्रिपेयर किया गया उनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, और उनके साथ 5-6 जो मेंबर्स है वो लोग मिल के प्रिपेयर करें कॉन्स्टिट्यूशंस। इट इज़ अ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन विद कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो चीज़ का है, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी अभी यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे अपन इंट्रोडक्शन में, ठीक है, पॉइंट्स में। तो टोटल आपका ये इंट्रोडक्शन हो गया। 3 सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस में रिटन एंड लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है। सेकेंड में प्रिपेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली याद रखना है। तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं जो है ना हम साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या साइलेंट फीचर्स है उससे रिगार्डिंग बात करना है। तो स्टूडेंट्स आपके लिए मैं यहाँ कोडवर्ड, ऐसे ही हर आंसर्स में मैं कोडवर्ड बना रहा हूँ। यहाँ भी ये रिमेंबर करने के लिए स्टूडेंट्स कोडवर्ड साइड हेडिंग्स भूल जाते हैं, इसके लिए यहाँ पे कोडवर्ड में साइड हेडिंग्स बना दिए। विन, कप, बस, एफ स्क्वायर। विन, कप, बस, एफ स्क्वायर की साइड हेडिंग फुल फॉर्म से जो स्टार्टिंग डब्ल्यू से क्या आ रहा है आपको, रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है डब्ल्यू। आई का मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, आई हो गया। एन मतलब नोबल एम्स, विन हो गया, WIN विन। सी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सी के बाद यू का मतलब यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स। पी का मतलब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। फिर उसके बाद बी मतलब बाई कैमरलिज्म। यू मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। एस का मतलब सिंगल सिटीजनशिप। विन, कप, बस हो गया। फिर उसके बाद एफ स्क्वायर बोलते फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो स्टूडेंट्स ये इजी ट्रिक है, इससे आप इजी गैदर करके इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। वीक से वीक स्टूडेंट्स को, लो स्टूडेंट को भी ये याद हो जाते हैं पॉइंट्स, ऐसा याद कर लीजिए आप, ठीक है। चलते हैं फिर इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में। इसका थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट, रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका पॉइंट पहले आप एग्जाम में कैसा लिखेंगे, सबको हर एक साइड हेडिंग को वही साइड हेडिंग ही लिखना, अंदर में क्या बोल के लिखना है इसके अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बोलने के बाद सेम यही पॉइंट लिखना। तो हर एक साइड हेडिंग का फर्स्ट पैरा वही लिखने का आपको, और 2-3 सेंटेंस में जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो पार्ट लिख दिया तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता। और बहुत से स्टूडेंट्स मेरे को डाउट पूछ रहे कमेंट्स में कि लॉन्ग आंसर्स कितना कैरी करना, कितने पे लिखना। तो लॉन्ग आंसर्स मिनिमम 3 पेजेस पे लिखना है आपको। 3 पेजेस यानी 1.5 पेपर होता हो, पेजेस 1, 2, 3 पेजेस पे लिखना है मिनिमम। मैक्सिमम 4.5 और 5 पेजेस पे भी लिख सकते हैं आप। ये आपकी कैपेसिटी पे, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, आप टॉपर हो, एवरेज हो, उसके हिसाब से। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 पेजेस पे आंसर कैरी करके लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हिंदुस्तान कानून जो है ना रिटन है, लिखा हुआ है, और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें टोटली 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स है स्टूडेंट्स। और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए 2 years 11 month एंड 18 days लगे स्टूडेंट्स ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए, रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जैसा कि अपने पास इंडियन गवर्नमेंट जो है ना 3 टाइप्स के ऑर्गन्स है अपने पास गवर्नमेंट में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी थर्ड पॉइंट है। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट मकसद क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाने का, मतलब इंडिपेंडेंट, आज़ादी। आज़ादी के साथ साथ जुडिशरी, सही आज़ाद जजमेंट करना है, ट्रू एंड फेयर जजमेंट टू दी सिटीजन्स। अपने सिटीजन्स में, इंडिया में जो भी रह रहे या बाहर की कंट्री में रह रहे, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम रही तो गवर्नमेंट सॉल्व करती है उसको ट्रू एंड फेयर जजमेंट से।
तो जुडिशरी। उसके बाद आते हैं नोबल एम्स। एम्स का मतलब होता है कुछ ख्वाहिश, कुछ मकसद जैसा रहता। हर एक सिटीज़न का अपनी अपनी लाइफ में कुछ ख्वाहिश और मकसद रहता। जैसा किसी को टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी का भी लाइफ का एम गोल रहता। वैसे ही अपनी कंट्री है, अपनी कंट्री एक इनविजिबल है, तो अपनी कंट्री भी अपनी गवर्नमेंट कुछ चाह रही। तो क्या चाह रही अपनी गवर्नमेंट? 3 चीज़ें चाह रही, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो हर एक अपनी कंट्री में अपने सिटीजन्स को लिबर्टी देना है। ये लिबर्टी बोलते सबको आज़ाद रखना है, सबको इक्वालिटी, सबको एक समान देखना है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल देखना है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, सबको एक लिमिट के फ्रीडम दिए। साथ ही साथ ये 3 चीज़ के साथ साथ अपने सिटीजन्स के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझा दिए। क्या क्या तुम लोग के राइट्स है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये गवर्नमेंट समझा दी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में लिखे हुआ है। तो ये एम्स। फिर उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी का मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में नहीं बोला था, यहाँ पे बोल रहा हूँ। रिजिडिटी का मतलब जो भी कानून हिंदुस्तान में बनाया है फिक्स है। जो भी सज़ाएँ हैं, जिसको भी जो भी कुछ क्राइम करे, कुछ पर्टिकुलर गलत काम करे, तो इंडियन सिटीजन हो या बाहर के हो, तो उन लोगों के लिए पर्टिकुलर एक क्रिमिनल एक्ट बना दिए। वो क्रिमिनल एक्ट को बोलते हैं रिजिडिटी। एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? आपके जो क्रिमिनल एक्ट में कुछ आपको सज़ा दी है, तो वो सज़ा आपकी इंक्रीज़ भी हो सकती है या डिक्रीज़ भी हो सकती है। वह सिचुएशन करता आपके ऊपर डिपेंड है। तो उससे रिलेटेड ये फिक्स, जो सज़ा फिक्स देते जिससे माफ़ नहीं होती सज़ा, उसको बोलते हैं रिजिडिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बोलते आपकी सज़ा में चेंजेस हो सकते। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स। यूनिटरी का मतलब ये इमरजेंसी टाइम पे जो गवर्नमेंट यूज़ करती उसको यूनिटरी फीचर्स बोलते हैं। यूनिटी का मतलब एक यूनिटी हो जाना इंडिया में। एग्जाम्पल यहाँ पे अपने को यहाँ वोटिंग राइट्स है, इलेक्शन कमीशन है, ये 2 एग्जाम्पल है यूनिटरी का। एंड देन उसके बाद है फेडरल फीचर्स। फेडरल फीचर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है बोले तो यहाँ पे पूरे जने क्या है नॉर्मल टाइम्स पे जो यूज़ करते रूल्स एंड रेगुलेशन, वो फेडरल फीचर्स में आते हैं। जो आमतौर पर ट्रैफिक के रूल्स है, नॉर्मल रूल्स है, वो नॉर्मल रूल्स को यूज़ करते हैं वो फेडरल फीचर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बढ़ते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बना है अपनी कंट्री में, जिसका मेन मकसद रोल क्या रहता है बोले तो कहीं भी कोई भी स्टेट में, कोई भी इंडिया के बिलोंग्स के एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसको कैसा सॉल्व करना हो प्रॉब्लम को, वो डिस्कस किया जाता है, वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। उसके बाद आता है बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म मतलब बाई का मतलब होता है बोथ का मतलब लोअर हाउस, अपर हाउस। तो इंडिया में जो है ना अपन के बाद पार्लियामेंट के बाद 2 हाउसेस रहते, जिसमें एक लोकसभा रहता और एक राज्यसभा, उसको बोलते हैं बाईकैमरलिज्म। लोकसभा मतलब लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड राज्यसभा मीन्स अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोअर हाउस में क्या होता है लोकल एरिया के जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस होते, एंड राज्यसभा में जो बड़े मैटर्स है वो डिस्कस होते और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता। बाईकैमरलिज्म। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट की गवर्नमेंट क्यों लाना चाहिए बोले तो वोटिंग राइट्स। दोज हु आर अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो भी 18 साल के ऊपर है उनको एडल्ट फ्रेंचाइज दिया जाएगा, मतलब उन लोगों को वोटिंग राइट दिया जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, कलर और रिलीजन। आप कौन से भी रिलीजन के किसके भी हो वो मतलब नहीं है। आप अगर अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स 18 साल के ऊपर है तो आप कौन सी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते। ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन पॉइंट है। सिंगल सिटीजनशिप क्यों यूज़ कर रहे बोले तो जो भी पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में चाहे बॉय हो, मेल हो या फीमेल हो, बॉर्न करे इंडिया में पैदा हुए, बर्थ हुए, तो उनको सिंगल सिटीजनशिप मिल जाती। उनके पेरेंट्स कोई दूसरी कंट्री के भी रहने दो, जो बच्चा यहाँ पे जन्म लिया, बॉर्न हुआ, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती। हाँ 18 ईयर्स के ऊपर डिपेंड है। 18 ईयर्स होने के बाद वो जो पर्टिकुलर जो बच्चा या बच्ची है उसको ऊपर डिपेंड है कि वो इंडिया में रहना चाह रही है या दूसरी कंट्री में। अगर इंडिया में रहे तो इंडियन सिटीजन कहलाते, अगर दूसरी कंट्री में गए तो वहाँ के सिटीजन आते, बट वो कैंडिडेट को बोलेंगे ड्यूअल सिटीजनशिप। तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप से एक यूनिटी आ जाती है, एक इंडियंस प्रमोट इंडियंस कौन कौन है मालूम हो जाता सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स। अब नेक्स्ट 10 मार्क का इंपॉर्टेंट डैम श्योर क्वेश्चन है आपको इंशाल्लाह, वो भी मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। फंडामेंटल राइट्स है तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स दी पूरे ऑल सिटीजन्स को, जो राइट्स एंजॉय कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट का इंटरफियर, कोई थर्ड पार्टी का इंटरफियर नहीं रहता, वो राइट्स डैम श्योर आपके होते। राइट्स यानी आपका हक, उसमें कोई भी आपको इंटरफेयर नहीं करता, उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। उसमें से आपको 1-2 राइट्स बोल देता हूँ। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम,
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ऐसे 5 और 6 राइट्स है, तो आप 2 या 3 लिख के एग्जाम्पल डाल देना। लास्ट पॉइंट फंडामेंटल ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाता। तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मकसद क्या है बोले तो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मकसद एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ भी गवर्नमेंट की बात हो रही, अपनी कंट्री की बात हो रही, अपनी नेशनल फ्लैग की बात हो रही, अपनी नेशनल एंथम की बात हो रही, वहाँ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी कंट्री को, चाहे अपनी कंट्री हो या दूसरी कंट्री हो, उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। जब भी नेशनल एंथम शुरू हो गए तो आप ठहर कर से क्या है, सिंसियरली आप रेस्पेक्ट देना चाहिए अपने नेशनल एंथम सॉन्ग को। और नेशनल एंथम के जो है ना कल्चरल एक्टिविटी जो भी गवर्नमेंट की 26 जनवरी 20 रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, उसमें पार्टिसिपेट करना है आपको, ये भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नेशनल फ्लैग को संभाल के रखना है, ज़मीन पे गिरने नहीं देना, ये भी आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स ये टोटल हो गए 11 पॉइंट्स। इसमें से आप कोई भी 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं, या विन कब बस ये 9 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। टोटली 10 मार्क का आंसर है, आपको 1 मार्क इंट्रोडक्शन को, 9 मार्क्स 9 पॉइंट्स को मिल जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जो एक्सप्लेन करूँगा रोल ऑफ TRS, यहाँ पे रोल ऑफ TRS इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सप्लेन किया जाएगा। ये डैम श्योर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे रिगार्डिंग आप गो थ्रू जाइए। और अगर रिगार्डिंग एनी डाउट्स आपको कुछ भी रहे तो आप कमेंट के थ्रू शेयर करिए, आप पर्सनली कांटेक्ट करिए मेरे को। ऑलरेडी मेरे पूरे सोशल मीडिया के पेजेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन करा अबाउट मेरा सोशल मीडिया जो है ना, इंस्टाग्राम का पेज है दी MRK एकेडमी, फेसबुक का पेज है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को सबको दे दिया हूँ। तो आप कांटेक्ट करिए, शेयर करिए। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स है तो मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए। वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए। जज़ाकल्लाह खैर, बाय, अल्लाह हाफिज़। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।